हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिवाइन लर्निंग। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पर लगातार तीन वीडियोस स्टोमेटा के बारे में हमने देखा काफ़ी डिटेल में। फोटोसिंथेसिस कम पढ़ना है आपको। फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और मे बी कि आपको इंटरमीडिएट +2 में पढ़ना है तो वो भी पूरा नहीं पढ़ना है, काफ़ी जटिल उसकी प्रक्रिया होती है। लेकिन एक थीम, एक कंसेप्ट आपको दिया गया है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में आखिरकार होता क्या है ये समझ जाएं बच्चे। और फिर हमने फोटोसिंथेसिस से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ इसको भी देख लिया है एक वीडियो में। हालांकि वो थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए इनकम्प्लीट रह गया था। एक्चुअली मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ जाने की वजह से वो बंद हो गया। दरअसल वो मैंने कमेंट बॉक्स में लिख दिया है और आप समझ गए होंगे उसे। अब हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पर चर्चा नहीं करेंगे। अब हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे दैट वाज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ लेट्स सी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो एक ही तरह का है ना। जो भी ऑर्गेनिजम्स, ऑब्वियसली इट्स ग्रीन प्लांट, जो भी ऑर्गेनिज्म खुद ही फूड सिंथेसाइज कर लेंगे यानी कि ऑटोट्रॉप्स होंगे, उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होगा, तो ऑब्वियसली सबके सब फोटोसिंथेसिस से ही भोजन बनाएंगे। तो देयर इज ओनली वन प्रोसेस दैट वी कॉल फोटोसिंथेसिस फॉर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। But heterotropic mode of nutrition is of variable types. It varies in different organisms. इवन कि मैमल्स की ही बात कर लें हम लोग, तो हमारे अंदर जो होता है न्यूट्रिशन और कॉज के अंदर जो होता है कैटल्स, यहीं पर डिफरेंस हो जाता है। बट बोथ आर मैमल्स। हम अपना कंपैरिजन अभी अमीबा पैरामीशियम से नहीं करेंगे, हम अपना कंपैरिजन बस कॉज से किया, बस यहीं पर तो फर्क आ गया। तो आप इससे ये इमेजिन कर सकते हैं कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कितना वेरिएशन है। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स। सबके बारे में तो पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन कुछ के बारे में जानना चाहिए। बेसिकली हमें यह जानना चाहिए कि मोटा मोटी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है और उसमें होता क्या क्या है, बेसिक बातें। और फिर हम लोग आ जाएंगे अपना जो हम लोगों का ह्यूमन बीइंग का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उस पर। तो लेट्स स्टार्ट। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए जरा सा हम लोग देख लेते हैं यहां पर संक्षेप में हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली हम लोग ऐसे कई एक तरह का उसमें वेरिएशन है, बट बेसिकली हम लोग इसे 3 पार्ट में बांटेंगे। 3 तरह का होता है। पहला सैप्रोफिटिक मोड, सैप्रोफिटिक मोड। दूसरा पैरासिटिक मोड। और तीसरा होलोजोइक मोड। ये 3 मोड है, 3 तरीका। मोड मीन्स तरीका। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी एक मोड है, हेटेरोट्रॉपिक मोड है। ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड मतलब न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स गेन करने का, सेल्स को न्यूट्रिएंट्स मिल जाए
इसकी व्यवस्था करने का ये तरीका होता है ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड। दीज आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉपिक मोड जो हो गया वो भी कई तरह का हो सकता है। बेसिकली इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, सैप्रोफिटिक मोड, पैरासिटिक मोड एंड होलोजोइक मोड। थोड़ा थोड़ा तो हम लोग जानते भी हैं इन सबों के बारे में। सैप्रोफिटिक मोड के बारे में क्या जानते हैं? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म gains nutrients from dead or decaying organic materials। अब यहां पर देखिए, such organisms या getting चूंकि मोड की बात हमने की है, getting nutrients from dead and decaying बॉडीज, ऑर्गेनिक बॉडीज, ये वर्ड नहीं छोड़ना है, ऑर्गेनिक बॉडीज। अब यहां पर देखिए सारे वर्ड्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। गेटिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग, या तो मर गए हैं, सड़ रहे हैं। कैसे पदार्थ? प्लास्टिक से नहीं, ऑर्गेनिक बॉडीज। अब ये ऑर्गेनिक बॉडीज क्या हो गए? ऑर्गेनिक बॉडीज यानी कि बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसे सिंपली इतना समझना, पार्ट्स ऑफ लिविंग थिंग, है ना। पार्ट ऑफ लिविंग थिंग में क्या हो गया? कोई जानवर मर गया, चूहा मर गया, फेंक दिया हमने। प्लांट की लीफ गिर गई कहीं पर, या कोई प्लांट ही गिर गया, अपरूट हो गया, अब वो मरना है, उसे सड़ना है। या हमने सब्जी के छिलके को फेंक दिया कहीं पर। और इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, पार्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स तो हैं ही, और साथ ही साथ हमारे फीकस भी, फीकस ऑफ एनिमल्स, हमारे मल भी, वो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स ही होते हैं। यानी इन सभी चीजों पर डेड और डिकेइंग लिविंग थिंग्स, अब सिंपली इसको इस रूप में समझेंगे, डेड और डिकेइंग लिविंग थिंग्स, उनके ऊपर ग्रो करना, उन्हीं से न्यूट्रिएंट्स गेन करना। दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स? ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते कौन कौन हैं? सबसे कॉमनली फंजाई, फंजाई जिसे फफूंदी कहते हैं, कई तरह के होते हैं। आपने देखा होगा गोबर पर ग्रो करता है, या कहीं कोई ऑर्गेनिक मैटर जैसे लेदर रखा हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर पर ही ग्रो करेगा। आप देखेंगे बरसात का समय आ गया है, ये फंगस जो ग्रो करता है वो ऑर्गेनिक मैटर पर। प्लास्टिक का कोई सामान यूं पड़ा हुआ है, भींगा हुआ है, बट उस पर फंगस ग्रो नहीं करता है। ये जरूर आपने देखा होगा। जो भी ऑर्गेनिक, पेपर जो है, कागज जो है, वो क्या है? प्लांट से आया हुआ है, प्लांट से बना हुआ है, वो ऑर्गेनिक मैटर है। गोबर, फिकस, इन सारी चीजों पर तो फंजाई तो बहुत कॉमन है। बैक्टीरिया भी कई होते हैं, कई बैक्टीरिया होते हैं। फंजाई और बैक्टीरिया तो काफी कॉमन सैप्रोफाइट्स माने जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सब सैप्रोफाइट्स ही हैं, सिर्फ ये पैरासाइट्स भी होते हैं, बट मैनी ऑफ देम आर सैप्रोफाइट्स एंड मोस्टली फंगस आर सैप्रोफाइट्स, मोस्टली फंजाई ज्यादातर। अब देखिए इसी क्रम में, अपना न्यूट्रिशन लेने के क्रम में इसने एक बड़ा ही पुण्य का काम किया। क्या किया? जितने भी डेड मटेरियल्स थे, डेड
प्लांट्स और एनिमल्स थे उन सबों का सफाया कर दिया। क्या होता है एक्चुअली, ये देखिए डेड एनिमल है, जैसे ही इस पर ये फंजाइल बैक्टीरिया, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का ये मटेरियल है, कैसा क्या मड़ा है, इस पर डिपेंड करता है। प्लांट है, एनिमल है, उसमें भी क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि कौन ग्रो करेगा। कोई एक सैप्रोफाइट ग्रो करेगा, ये सैप्रोफाइट इस पर ग्रो कर गया। ग्रो करने के बाद क्या करेगा, इसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, है ना, ऐसे करके फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा। और ये फ्रेगमेंट फर्दर इससे और भी फ्रेगमेंट्स ऐसे ऐसे छोटे छोटे पत्तियों, छोटे छोटा चाय की पत्ती देखे हो ना, इस टाइप का, उस टाइप से इसमें तोड़ दिया और क्या बना दिया, म्यूकस। म्यूकस का तो नाम आपने, सॉरी क्या बोल दिया, कंपोस्ट। कंपोस्ट, कंपोस्ट तो आप जानते ही होंगे, अगर गांव से कोई बिलोंग करता है तो कंपोस्ट जानता ही होगा। ऑर्गेनिक खाद जो हम लोग तैयार करते हैं, आजकल तो वर्मी कंपोस्ट चला है, चेरा जिसे हम लोग अर्थवर्म कहते हैं, वो खेतों में जो काम करता था उसे हम लाते हैं, चेरा को जमा करके खरीद करके, और घर में वो काम उससे करवाते हैं लार्ज स्केल पर, और कंपोस्ट तैयार करते हैं जिसे ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं। ये तो हमारे खेतों के लिए काफी जरूरी होता है। तो क्या किया इसने, जो डेड बॉडी था, जो हमारे लिए हार्मफुल था, चिंता की बात थी। चिंता की बात तो इसलिए है कि प्रतिदिन पूरी धरती पर जितने प्लांट्स और एनिमल्स मरते हैं, अगर उन्हें इस तरह से कोई सैप्रोफाइट आकर के खत्म न कर दे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं महीने तो 4 महीने के बाद क्या स्थिति होगी। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। इस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग डीकम्पोजिशन। पूरा का पूरा प्रोसेस कहलाएगा डीकम्पोजिशन। देख लेना, ये पार्ट अगर नहीं आ रहा होगा वीडियो में तो मैं बोल रहा हूं डीकम्पोजिशन, ऐसे देख लेते हैं। चलो, बहुत शानदार आ रहा है डीकम्पोजिशन। एंड so these saprophytes are also called decomposers. Decomposers का तो इतना रोल है कि इसकी तो पूजा करनी चाहिए हमें। यही सड़ाते गलाते हैं सारे। तो ये एक्चुअली क्या था, a type of nutrition, a mode of nutrition, a mode of getting nutrients। किसके लिए, कुछ टाइप के ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये बात अलग है कि वो हमारे लिए हार्मफुल यूजफुल प्रोसेस है, काफी यूजफुल प्रोसेस है। ये तो सफाई कर्मी हो गया धरती का। खैर, अब ज्यादा टाइम हम सैप्रोफिटिक मोड में नहीं वेस्ट करेंगे। अब आ जाते हैं सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज पैरासिटिक मोड। व्हाट मींस पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जो पैरासाइट्स होते हैं, ये किसी भी लिविंग बीइंग के बॉडी के ऊपर या उसके अंदर चले जाते हैं, वहीं रहते हैं, यानी कि शेल्टर भी लिया उससे, और उससे लिक्विड फूड सक करता है, चूसता रहता है। उस ऑर्गेनिज्म ने जो खुद के लिए बनाया है उसे ये खा लेता है। अभी हमने देखा एक सैप्रोफिटिक मोड। सैप्रोफिटिक मोड में जो ऑर्गेनिजम्स थे वो तो हमारे लिए यूजफुल सिद्ध हुए ना, लेकिन यहां तो बिल्कुल उल्टा है। पैरासिटिक मोड में जो टाइप है, जो तरीका है, वो तरीका तो हमारे लिए हार्मफुल है। अगर हम ही हैं वो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर कोई पैरासाइट ग्रो कर गया, और ये पैरासाइट ग्रो किसके ऊपर करते हैं, किसी भी प्लांट या एनिमल के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। प्लांट के ऊपर भी ग्रो करते हैं, एनिमल्स के ऊपर भी ग्रो करते हैं, और वैसा प्लांट या एनिमल जिस पर ये ग्रो करते हैं उसे कहते हैं होस्ट।
ये होस्ट के बॉडी पर, होस्ट गेस्ट का उल्टा होस्ट होता है, तो हमारे लिए इसका मतलब ये जो है पैरासाइट गेस्ट हो गया। और होस्ट के बॉडी पर या बॉडी के अंदर ग्रो करना और उससे न्यूट्रिएंट्स लेना, दिस इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होते कौन है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में तो सबसे कॉमन बैक्टीरिया तो है ही। इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। अब ये मत कहना कि यहां भी था बैक्टीरिया, यहीं पर बता दिया गया था कि डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं और वो अलग अलग टाइप से न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं, है ना। चलिए, तो यहां पर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साथ साथ और वायरस भी होता है। वायरस को तो हम लोग एक स्पेशल कैटेगरी में ही रखते हैं, लिविंग नॉन लिविंग के बीच का रखते हैं, और वो तो बहुत ही बड़ा है, हमारा दुश्मन है। प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोआ क्या होता है? आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, हालांकि डाइवर्सिटी चैप्टर आपके सिलेबस से इस साल हटा दिया था। उसमें जो प्रोटिस्टा एक किंगडम होता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा एक किंगडम बनाया गया है, जिसे कि पहले हम लोग प्रोटोजोआ के रूप में पढ़ते थे। तो प्रोटोजोआ में यूनिसेलुलर एनिमल्स आते हैं, एक सेल वाले एनिमल्स, जिसमें कि बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब ऑर्गेनिजम्स आते हैं। बट अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना पैरासाइट्स नहीं है, दे आर फ्री लिविंग, वो बेचारे फ्री हैं और न्यूट्रिएंट्स कहीं ये छोटे छोटे जो प्लांट्स के टुकड़े वगैरह होते हैं ना, अलगी वगैरह, इन सबको खा करके काम चलाता है। लेकिन वैसे प्रोटोजोन्स जो हार्मफुल हैं वो भी आप जानते होंगे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरियल पैरासाइट, एंटामीबा, लिस्मानिया डोनोवेनी, ये सब कुछ बड़े ही हार्मफुल प्रोटोजोन्स होते हैं। तो ये प्रोटोजोन्स पैरासाइट्स होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया प्रोटोजोआ, फंगस भी होता है, फंजाई भी होता है। सारे के सारे फंजाई सैप्रोफाइट्स ही नहीं होते हैं, फंजाई हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। आपके बॉडी में जितने भी तरह का स्किन डिजीज है, मोस्टली वो फंजाई के ही चलते होता है, ठीक है। इतना ही नहीं, एनिमल्स में होता है, और फंजाई हमारे लिए काफी हार्मफुल इस मायने में है कि ये हमारे फसलों में ज्यादा बीमारी कॉज करते हैं। पोटैटोज में, व्हीट में रस्ट, स्मट, ये सारी डिजीज आप लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, अगर इन चीजों को पढ़ते हैं तो फंजाई वहां पर काफी हार्मफुल होता है हमारे लिए। और अभी तो ब्लैक फंगस आप सुन ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये छोटे छोटे जीव ही केवल पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स तो नॉन ग्रीन प्लांट्स भी हो सकते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक कस्कूटा, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे कस्कूटा, कस्कूटा रिफ्लेक्सा होता है ना, अमरबेल, पीला पीला धागे के तरह का लिपटा हुआ बबूल में, या और कुछ प्लांट्स में आप देखेंगे बेर वगैरह में भी लिपटा हुआ मिलता है। दे आर पैरासाइट्स। उनमें क्या होता है कि एक रूट होता है सकर टाइप का, वो धंस जाता है मेन प्लांट यानी कि होस्ट के अंदर, और वहीं से न्यूट्रिएंट्स को चूसता है, गेन करता है। तो ये भी हो सकते हैं पैरासाइट्स। इतना ही नहीं, सम आर एक्टो पैरासाइट्स टू ह्यूमन, जैसे ढीला वगैरह जो है, चिल्लड़ भी बहुत जानवर में हो जाता है, कभी कभी आदमी इंसान में भी हो जाता है। तो वो सब क्या है, हमारे बॉडी के ऊपर है ना, ऊपर रह करके वो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, हमारे ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स है, इसका मतलब वो एक्टो पैरासाइट है, दीज आर एंडो पैरासाइट्स। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये हुआ। और अब आते हैं हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हम लोग, इसमें हम इंसान भी आते हैं, तो आप समझ सकते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है। इसमें किसी भी चीज को इजेस्ट करते हैं, यानी कि अंदर, मुंह के अंदर करते हैं। हमारा वेल डिफाइंड एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें भोजन को इंजेस्ट करके और उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, यानी इंजेशन और उसके बाद प्रोसेसिंग, जिसे हम लोग डाइजेशन वगैरह कहते हैं, ठीक ना। इसमें इंजेशन होता है और उसके बाद प्रोसेसिंग होता है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें भोजन को इंजेस्ट किया जाए और फिर उसकी प्रोसेसिंग कर दी जाए,
तो उसे रिक्वायर्ड फॉर्म में बदला जाए तो ये हो गया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कि हम लोग ह्यूमन भी आते हैं और भी तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ह्यूमन लिख दिया, यही अल्टीमेट हो गया, आप समझ जाएंगे। तो ये तो हो गया 3 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहां पर हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में कुछ बेसिक बातें जाने, हम सीधे डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने के पहले इन सारी चीजों को जान लेंगे तो हमारे लिए कदम कदम पर परेशानी नहीं आने जा रही है। और क्वेश्चंस जो होते हैं आप तो जानते हैं कहीं से भी पूछा जाता है, तो बच्चे के पास बायां दायां कोई कंसेप्ट अगर नहीं रहेगा तो बहुत मुश्किल है उसके लिए जवाब दे पाना। आप इसकी नोट कर लेंगे। न्यूट्रिशन तो ये तो सिंपल वे में हम लोगों ने समझ लिया कि गेटिंग न्यूट्रिएंट्स किसके लिए, कौन पाएगा, ये गेटिंग वर्ड किसके लिए आया, फॉर हुम, आवर सेल्स, सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप जानते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारा फंक्शनल यूनिट तो हमारा सेल है, यानी कि जो कुछ भी हो रहा है वो सेल में हो रहा है, सेल के लिए हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो हम खाते हैं वो हमारे सेल तक पहुंच रहा है कि नहीं, न्यूट्रिएंट्स का सेल तक पहुंचना ये न्यूट्रिशन एक्चुअली हुआ। हमारे बॉडी के अंदर घुस जाना ये न्यूट्रिशन नहीं हुआ। गेटिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स तो नाक से घुसेड़ देगा कुछ तो थोड़े ही ना वो न्यूट्रिशन हो गया, नहीं, वो न्यूट्रिशन नहीं है। हमारे सेल्स तक वो न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाए तब हम मानेंगे कि न्यूट्रिशन कंप्लीट हुआ। तो न्यूट्रिशन को थोड़ा सा अब हम लोग ब्रॉड सेंस में देखते हैं। न्यूट्रिशन एक्चुअली न्यूट्रिशन हैज सम फेजेस। आप अपने से ही देखिए, अपने से ही समझिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन पर ही आ जाइए। इसके कई फेजेस होते हैं। फेजेस कौन कौन फेज है? पहला है इंजेशन, दूसरा फेज होता है डाइजेशन, थर्ड फेज इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज assimilation, and fifth and last is egestion. These are 5 phases of nutrition पूछा जाता है, 5 phases of nutrition। तो ये 5 फेज है न्यूट्रिशन। ये 5 फेज कंप्लीट हो गए तो समझिए हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट हुआ। अब इस पांचों फेज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? पांचों फेज को समझ लेते हैं तो समझिए कि न्यूट्रिशन का पूरा हमको थीम पता चल जाएगा। सबसे पहला है इंजेशन। इन फॉर इन, टेकिंग समथिंग इनसाइड, किसी भी चीज को अपने अंदर ले लेना, ये इंजेशन हुआ। भोजन को अपने अंदर ले लेना ये इंजेशन होता है। भोजन को अपने अंदर ले लेना यानी कि टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, भोजन को अपने अंदर ले लेना। ठीक है, टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, भोजन को अपने अंदर लेने का तरीका अलग है। हम लोगों के पास तो हाथ है, खूब बढ़िया से फिंगर्स हैं, खूब आराम से खा लेते हैं किसी भी चीज को लेकर के। आप जब डाइवर्सिटी पर गौर करेंगे, खास करके
जो हायर एनिमल्स हैं उनमें जो डिफरेंट टाइप्स के डाइवर्सिटीज़ हैं, विविधताएं हैं, अलग अलग तरह के रंग रूप हैं, एडेप्टेशंस हैं, इस पर जब गौर करेंगे, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो आप देखेंगे कि और सब ऑर्गेनिज्म कैसे खाता है, कैसे लेता है अपने अंदर भोजन को, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। और इस पर तो पूरा का पूरा नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी वगैरह सब कुछ है। तो भोजन अंदर लेना। दूसरा क्या होता है? डाइजेशन, टू डाइजेस्ट। अब यहां पर बात आकर के फंस जाती है, व्हाट मीन्स टू डाइजेस्ट? इसका मतलब क्या हुआ भाई? टू डाइजेस्ट, पचाना, भोजन को पचाना। क्यों, क्या है ये पचाना? अब यहीं पर बात आगे समझना है। एक्चुअली हम जो भोजन लेते हैं, चाहे रोटी खाएं, चावल खाएं, मांस खाएं, अंडा खाएं, कुछ भी खाएं, दाल खाएं, फ्रूट्स, तो एक्चुअली जो हमारा बेसिक न्यूट्रिएंट है, जो हमें अधिक मात्रा में चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, these nutrients are in very complex form in these food items. रोटी चावल जो हम लोग खाते हैं, दाल जो खाते हैं, उसमें ये न्यूट्रिएंट्स होते तो हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, बट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। हमने जो खाना खाया, हमारा ये फूड है, और ये फूड कैसा है? ये फूड हमारा कॉम्प्लेक्स है, काफी जटिल है, एंड इनसॉल्युबल है। कोई भी चीज घुलेगा तभी तो वो सेल के अंदर जाएगा। हमारा पर्पस क्या है? इन न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर भेजना, ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजना। तो सेल के अंदर कैसे जाएगा? सेल पे तो बड़ी कड़ी पहरेदारी है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, बहुत छोटा छोटा ही इंट्रेंस है। तो जो हम खा रहे हैं उसे खूब पीस भी दिया जाए, पेस्ट बना करके उसे पी लिया जाए, फिर भी वो हमारे सेल के अंदर इन नहीं कर सकता है, जब तक ये सिंपल फॉर्म में ना बदल जाए और सॉल्युबल ना हो जाए। सॉल्युबल हो जाएगा तो क्या होगा? लिक्विड के साथ अंदर चला जाएगा सेल के। तो हमारा जो फूड है उसके साथ दो प्रॉब्लम है। आवर फूड हैज कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल मटेरियल्स। हमारे भोजन में ये दो परेशानी है। कैसा हमें चाहिए? हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमें न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, बट कैसा न्यूट्रिएंट्स चाहिए? जो कि कॉम्प्लेक्स नहीं हो, वो सिंपल हो, और इनसॉल्युबल नहीं हो, वो सॉल्युबल हो। तो हमें चाहिए ऐसा न्यूट्रिएंट जो सिंपल हो एंड सॉल्युबल हो। तो the process through which a complex and insoluble food is converted to simple and soluble form is called digestion, and this is the purpose of digestion. By this process we convert a complex and insoluble food material into simple one and soluble one. यही प्रोसेस हो गया डाइजेशन। अब फिर एक सवाल आ रहा है कि ठीक है, ये तो आपने कह दिया कि ये कॉम्प्लेक्स होता है, इनसॉल्युबल होता है। कॉम्प्लेक्स वर्ड समझ में नहीं आया, सॉल्युबल इनसॉल्युबल तो बच्चे समझ जाएंगे, ये कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। तो अब इसे समझते हैं हम लोग। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ? हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है भोजन में, जैसे रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं मोस्टली, या और पोटैटोज में होता है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस फॉर्म में होता है? ये होता है स्टार्च के फॉर्म में। ये हमारा स्टार्च के फॉर्म में। और आपको बताया गया है इसके पहले के क्लासेस में, सेल चैप्टर में, क्लास 9 में, स्टार्च क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होता है ना, जैसे देखो मोतियों की माला है ना, उसके एक मोती को एक यूनिट हम मान लेंगे,
और सैकड़ों मोती मिलकर के एक माला तैयार हुआ है, तो समझ लो कि ये स्टार्च एक माला है, तो ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स है। और एक सिंगल मोती अगर इससे निकाल लिया जाए, सारे मोतियों को अलग कर दिया जाए, तो वो जो एक सिंगल मोती होगा वो एकदम सिंपल फॉर्म होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। यानी कि स्टार्च एक पॉलीमर है, स्टार्च एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब मोतियों की माला, आप बस इतना समझिए। या क्लास 8 में आपने प्लास्टिक चैप्टर में पॉलीमराइजेशन पढ़ा होगा, पॉलीमर पढ़ा होगा, तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। स्टार्च क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब सिंपल इतना समझना है कि मेड ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, कई एक यूनिट्स से मिलकर के बना हुआ ये स्टार्च है। और इसे कन्वर्ट क्या चीज में कर देना है हमें? ग्लूकोज, ग्लूकोज which is the simplest form. ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी कि अब इसे हम लोग मोनोमर कहते हैं। ये पॉलीमर था और ये मोनोमर है। ये कॉम्प्लेक्स था, ये सिंपल है। ये इंसॉल्युबल था, ये सॉल्युबल है। और ये ब्लड के साथ मूव करेगा और जहां जहां सेल में रिक्वायरमेंट होगा वहां ये सप्लाई कर दिया जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक उसी तरह से प्रोटीन जो हम लोग खाते हैं, प्रोटीन वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। प्रोटीन ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ये हमारा प्रोटीन है। और अगर इसे इसके सिंपल फॉर्म में बदल दिया जाए तो इसके सिंपल फॉर्म को कहते हैं एमिनो एसिड। एमिनो एसिड कई एक एमिनो एसिड मिलकर के एक्चुअली प्रोटीन बनाते हैं, जिसे प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। हम जो प्रोटीन खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स एंड इंसॉल्युबल फॉर्म है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा इस प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल दे तो हमारा काम चल जाएगा। हमारे सेल्स को चाहिए क्या? एमिनो एसिड। अगर आपने क्लास 9 में सेल चैप्टर ठीक से पढ़ा होगा, उसके वीडियोस अवेलेबल है, तो मैंने प्रोटीन सिंथेसिस को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले चैप्टर में काफी बढ़िया ढंग से समझाया था, आप उसे चेक कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं हर एक चीज को सीरियसली देखना चाहिए, सारी बातें एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। अब देखिए फैट, क्योंकि अब हम यहां पर उतना नहीं देख सकते हैं। ये फैट जो होता है वो तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है फैट, और आफ्टर डाइजेशन इट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड। एंड ग्लिसरॉल। ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से बना हुआ था और अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये सारे स्टार्च हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, दीज आर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड हैं सिंपल फॉर्म। और आफ्टर डाइजेशन ये सब कैसे बनता है? आफ्टर डाइजेशन, डाइजेशन के बाद। डाइजेशन। तो अब हम डाइजेशन को अगर डिफाइन करने की बात हो तो टू टर्न सिंपल एंड इनसॉल्युबल फूड मटेरियल इनटू complex and insoluble food material into simple and soluble form. To turn starch, protein and fat into glucose, amino acids, fatty acids and glycerols respectively is also called for digestion. ये भी तो कर सकते हैं,
कि चलो स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देना, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देना, और फैट जो हम खाते हैं उसे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देना ही डाइजेशन है। और इसी में छुपा हुआ इसका पर्पस भी कि डाइजेशन क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे सेल्स को चाहिए ये सब, हमारे सेल को चाहिए ग्लूकोज, हमारे सेल को चाहिए एमिनो एसिड, हमारे सेल को चाहिए फैटी एसिड चाहिए सब। इसी यही उसके यूज का चीज है, बाकी ये सब नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया डाइजेशन का पर्पस। चलिए ठीक है, फूड, हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और उसी में ये सारा काम होता है। उसके बाद सेल्स तक कैसे पहुंचता है ये, हमारे बॉडी में तो ब्लड के थ्रू पहुंचता है। हमारा तो ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा ही एफिशिएंट सिस्टम है। जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन है, हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमेशा चलता रहता है, रुकना नहीं है। जिसको सवार होना है दौड़ के चढ़ जाओ। तो हम लोग आगे लाइफ प्रोसेस में पढ़ते चले जाएंगे कि ये सारे फूड मटेरियल्स जो हैं, ये सारे जो सिंपल एंड सॉल्युबल मटेरियल्स हैं, ये ब्लड पर सवार होकर के घूमने लगते हैं। जिस जिस सेल को जरूरी होता है, ऑस्मोसिस आपने पढ़ा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज अगर ब्लड के अंदर ज्यादा हो गया और सेल में कम है, वो उसमें माइग्रेट कर जाएगा, जिसको ऑस्मोसिस कहते हैं। तो अब ये पूरे बॉडी के सेल्स में पहुंच जाता है। तो एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में, जहां भोजन पूरी तरह से पच गया वहां से ब्लड उसे एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट करता है। फोर्थ टॉपिक इज एसिमिलेशन, जिसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों। एक्चुअली इसलिए कंफ्यूज करते हैं कि बच्चे आजकल बुकिश हो गए, किताब को ही पकड़ करके रहते हैं। तो किताब को फिर हम लोग की क्या जरूरत है, किताब को छोड़ दो, अभी पहले हम पढ़ा दें उसके बाद बुक को देखो। बुक में जो डेफिनेशंस होते हैं वो बड़े जटिल होते हैं। कभी कभी तो हम लोगों के भी दिमाग से ऊपर निकल जाता है कि क्या लिखे हुए हैं, 3-4 लाइन का डेफिनेशन लिखे हुए, इसकी क्या जरूरत है। हम उन चीजों को समझ लेंगे, खुद अपने हिसाब से एक डेफिनेशन क्रिएट करेंगे। अभी होमवर्क चेक हो रहा था बच्चों का, मैक्सिमम हमने कुछ ही कॉपी अभी चेक की है, मैक्सिमम बच्चों ने गूगल से उतार लिया। हमने जो बताया है 1 लाइन का डेफिनेशन वो नहीं लिखा है, 3 लाइन वाला लिखा है, गूगल पर था। हमने भी चेक किया कहीं गूगल से तो नहीं लिखा है, सर्च किया तो सेम चीज आ गया गूगल पर। इतना ही नहीं, हैरानी की बात है, क्लास 10 है ये, कैसे इन लोगों का बेड़ा पार होगा। हमने कहा था वीक बेस लिखो, लिखा है पायरिडीन। अब अजीब सी बात है भाई, पायरिडीन का नाम तुमने कहां सुना? पायरिडीन का नाम आपने इस जन्म में तो नहीं सुना होगा, क्योंकि वो डीएनए में पाया जाता है। और डीएनए का जो कंपोजिशन है, डीएनए का किन किन चीजों से बना होता है, ये 10th में तो आपको नहीं पढ़ना है। तो ये पायरिडीन आपको मिल कहां से गया? पायरिडीन एक बेस है, प्यूरिन्स पायरिडीन्स, जो कि डीएनए को बनाते हैं। डीएनए में जिन जिन चीजों की जरूरत होती है उसमें ये भी है। और गूगल में देखे, हमने भी सर्च किया कि पायरिडीन लाया बच्चा कहाँ से। गूगल में सर्च किया तो उसमें पायरिडीन लिखा है, एग्जांपल ऊपर पे ही। तो ये हाल है, आप सिंपल बातों को समझिए और यही आपके काम आएगा। वो बुक का डेफिनेशन, गूगल का डेफिनेशन काम नहीं आएगा अगर उसे आप समझ नहीं सकते हैं। यही रीजन है कि बच्चे, बड़े बड़े बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं एसिमिलेशन में। आप कॉलेज के बच्चों से भी पूछ के देखिए क्यों कंफ्यूज होते हैं भाई, वो डेफिनेशन रटने लगे होंगे। इसीलिए मैं डेफिनेशन नहीं कह रहा हूं रटने, आप चीजों को समझिए। अच्छा ये बताइए, हमने कार्बोहाइड्रेट क्यों खाया था? अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी, यानी कि ये जो स्टार्च था आफ्टर डाइजेशन इट वाज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। और अब ये ग्लूकोज हमारे सेल में क्या होगा? इट विल बर्न विथ ऑक्सीजन टू लिबरेट एनर्जी। इट मीन्स इसका क्या मोटो था, पर्पस क्या था? टू लिबरेट एनर्जी। कोई भी फूड मटेरियल हम जिस पर्पस से खाते हैं, अगर वो काम वो कर दिया, दैट इज एसिमिलेशन। कहीं कोई समस्या नहीं है। प्रोटीन हम क्यों खाते हैं? आप 2-3 से ही पढ़ने लगते हैं। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डर, दे बिल्ड आवर बॉडी। तो ठीक है, आफ्टर डाइजेशन दिस प्रोटीन वाज कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड and this amino acid is required to build the body, to make proteins, to make enzymes in our body. प्रोटीन अपना काम कर दिया, समझिए दैट इज एसिमिलेशन।
यानी कि एमिनो एसिड द्वारा बॉडी बनाना, वही एसिमिलेशन हो गया। ग्लूकोज द्वारा एनर्जी रिलीज करना, एसिमिलेशन हो गया। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स आल्सो रिलीज एनर्जी, ये इमरजेंसी में यूज होते हैं। इन्होंने एनर्जी दे दिया, एसिमिलेशन हो गया। हमने जो भोजन जिस पर्पज से लिया है वो अपना काम कर रहा है, कर दिया है, दैट इज एसिमिलेशन। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम डेफिनेशन मत रखो, वही एसिमिलेशन। आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, इसके बाद न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्चुअली क्या है? दैट सिस्टम इज एक्चुअली द एसिमिलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उस चैप्टर का टाइटल यह भी लिखा जा सकता है, द एसिमिलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और अगर टीचर इतना लिख दे तो बच्चा आसानी से समझ जाएगा, और यही होता है एसिमिलेशन का मतलब। एसिमिलेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट अभी आपको नहीं पढ़ना है, वो आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे आप, लेकिन फिलहाल एसिमिलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और लास्ट है इजेशन। इजेशन मतलब अनवांटेड फूड मटेरियल, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। हम लोग जो खाते हैं सबका सब यूजफुल चीज ही तो नहीं चला जाता है, कुछ अनडाइजेस्टेबल मटेरियल भी हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग खाने में बड़ा आपाधापी करते हैं। और दूसरा क्या है कि कौन डाइजेस्टेबल है कौन डाइजेस्टेबल है वो इतना पता तो हमें है नहीं, तो हम खाते हैं तो उसमें जो अनडाइजेस्टेबल फूड मटेरियल होते हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। उसका एक सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड इजेशन। दीज आर द 5 फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन। अब आपके दिमाग में एक बात आया होगा कि डाइजेशन में हमने 3 ही फूड कंपोनेंट का जिक्र किया है, विटामिन्स मिनरल्स का जिक्र क्यों नहीं किया है? विटामिन्स मिनरल्स एंड रफेस, इनका जिक्र क्यों नहीं किया? एक्चुअली विटामिन्स एंड मिनरल्स आर इन सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म, सो देयर इज नो नीड टू डाइजेस्ट देम। विटामिन्स मिनरल्स ऐसे फूड मटेरियल्स होते हैं जो अपने सिंपल फॉर्म में ही होते हैं बेचारे, इसलिए उनको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो बस बॉडी के अंदर जाते हैं और एक उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग में सिर्फ साथ रहते हैं, इनके साथ बेचारे रहते हैं, उनके साथ कुछ होता नहीं है, और फिर वो भी ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब करके सेल्स तक भेज दिए जाते हैं। और रफेज की बात जहां तक है, तो रफेज हम लोग न्यूट्रिएंट्स के पर्पज से नहीं खाते हैं। अगर उसमें विटामिन मिनरल्स कुछ है तो वो तो अच्छी बात है, चलिए वो भी काम आ गया। बट रफेज क्या है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आगे धक्का देता है, वो बल्क मूवमेंट में हेल्प करता है। एक्चुअली देखो क्या है, नाली जाम हो गया है, छोटे छोटे टुकड़े फंस गए हैं, है ना, और निकल नहीं रहा है, हम खूब पानी डाल रहे हैं निकल नहीं रहा है। उसी तरह से कब्ज हो गया है, कब्ज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, खूब पानी पी रहे हैं लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो नाली जब जाम हो जाता है तो क्या करते हैं, एक लकड़ी लेते हैं या बांस का टुकड़ा और आगे में बोड़ा या कुछ बड़ा सा मटेरियल, बल्क मटेरियल उसमें बांध के और ठेलते हैं, ताकि पूरा का पूरा नाली साफ हो जाए, जितना छोटा मोटा मटेरियल उसमें फंसा हुआ है जहां वो सब निकल जाए। तो ये रफेज वही करता है, वो बल्क मूवमेंट प्रोवाइड करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, और वो जब आगे चलता है तो अपने साथ में जितना भी अचड़ा कचरा छोटा मोटा चीज जहां तहां स्टिक्ड है हमारे एलिमेंट्री कैनाल की दीवार में, सबको समेटते हुए आगे बढ़ता है, और इजेशन एकदम क्लियर हो गया और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका एलिमेंट्री कैनाल एकदम क्लियर है। उस पर्पस से हम खाते हैं रफेज, इसलिए उसे डाइजेस्ट करने या एब्जॉर्ब करने की बात नहीं है। ये बात अलग है कि उसमें कुछ ऐसा आइटम्स हम लोग खाते हैं रफेज में सलाद के रूप में, जिसमें कि कुछ विटामिन मिनरल्स भी होते हैं, तो वो तो खैर अच्छी बात है। तो ये हो गया आपका पर्पस, फेजेस ऑफ डाइजेशन। अब आपको समझने में आगे कहीं कोई परेशानी नहीं होगी कि हम भोजन को डाइजेस्ट क्यों कर रहे हैं और उसका एसिमिलेशन क्या हो। कितना मिनट हो गया है? मेरे हिसाब से ये 44 मिनट्स हो गए हैं। तो 44 मिनट्स हो गए हैं, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंजेक्शन से, फिर डाइजेशन से, ठीक है ना। तो मे बी कि 2 वीडियो और होगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। इसे आप बहुत सीरियसली नोट करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे।